अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे मेंशन्ड है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फुली। यानी आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने इन तमाम एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करके दिखाना है। और आप ये चीज़ जानते हैं, फैक्टराइज करने का मतलब होता है किसी भी एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाना। अगर आप इन तमाम एक्सप्रेशंस को दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तभी आप कह पाएंगे कि आपने इनको फैक्टराइज करके दिखाया है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम इसके सबसे पहले ए पार्ट से। तो ए पार्ट में जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है वो है a⁻³ यानी a³ प्लस 5a² प्लस 4a। तो आपने यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में एक बात नोटिस की होगी कि अभी तक इस एक्सरसाइज में जितनी भी एक्सप्रेशंस को हमने फैक्टराइज किया है उनमें मोस्टली एक्सप्रेशन जो थी वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस थी। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस ऐसी एक्सप्रेशंस को कहते हैं कि जिन एक्सप्रेशंस में वेरिएबल के ऊपर आपको सबसे बड़ी पार 2 मेंशन नजर आती है, इससे बड़ी पार वेरिएबल के ऊपर मेंशन नजर नहीं आती। लेकिन अगर आप इस एक्सप्रेशन में a को एज अ वेरिएबल ट्रीट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a के ऊपर सबसे बड़ी पार 3 मौजूद है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को यहाँ पर किसी तरीके से बना लें, यानी इस एक्सप्रेशन को पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद फिर दोबारा पुराने रूल्स की मदद से यानी मिड टर्म ब्रेक मेथड की मदद से इसको भी फैक्टराइज कर लें। तो आपने जो रूल्स हैं वो नहीं भूलने, वहीं से हम चीज़ों को स्टार्ट लेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के लिए भी वही रहेगी और स्टैंडर्ड फॉर्म का कंसेप्ट आम एक्सप्रेशंस के लिए भी वही रहेगा। आपने बस अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि आपकी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल आ रहा है और वेरिएबल के ऊपर जिस पे सबसे बड़ी पार है उसको आपने हमेशा बिल्कुल स्टार्ट में लिखना है। यानी आपकी एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल में आपने देखना है कि कौन सी बड़ी पार है जो उस वेरिएबल के ऊपर मौजूद है, तो उस कंप्लीट वेरिएबल को विद इट्स पार आपको बिल्कुल स्टार्ट में लिखना होगा, पहले लिखना होगा। तो आप देखें इस एक्सप्रेशन में अगर हम a को वेरिएबल माने तो a पे सबसे बड़ी पार 3 मौजूद है और बिल्कुल स्टार्ट में ये a³ लिखा हुआ है। उसके बाद इससे पार रिड्यूस होनी चाहिए। तो देखें अगली टर्म में a के ऊपर पार 2 हो गई है और उससे अगली टर्म में a के ऊपर कोई पार नहीं यानी पार 1 हो गई है और लास्ट में कुछ भी नहीं बचा होगा यानी 0 बचा होगा जो कि कांस्टेंट है। इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं जिसमें वेरिएबल के ऊपर जो पार्ट्स हैं इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट की जा रही होती हैं, यानी पहले वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पार, फिर उससे छोटी पार, फिर उससे छोटी और एट द एंड आपके पास कांस्टेंट आ जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये एक्सप्रेशन अभी भी लिखी हुई है। अब सेकंड आपने ये चीज़ देखनी है कि क्या इसमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो अगर आप देखें कि इन तीनों टर्म्स के अंदर a मेंशन्ड है, इधर भी a³ है, सेकंड टर्म में a² है और थर्ड टर्म में a मौजूद है। तो अगर आपकी तमाम टर्म्स में सेम वेरिएबल या आप लेटर कह लें आ रहा हो, बेशक उनके ऊपर पार्ट्स डिफरेंट हो, तो आपने उस वेरिएबल या लेटर को बाहर कॉमन के तौर पे लिख लेना है जिसके ऊपर सबसे छोटी पार है। तो देखें यहाँ पे a के ऊपर पार 3 है, यहाँ पे a के ऊपर पार 2 है और इधर a के ऊपर कोई पार नहीं है यानी पार 1 है। तो सबसे छोटी पार ये बनी, तो आपने इसी कंप्लीट a को जिसपे पार 1 है बाहर आपने कॉमन के तौर पर लिख लेना है। इसके अलावा इसमें नंबर्स के सिनेरियो में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो इसलिए आप यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा लेंगे। अब हर टर्म में से इस कॉमन को निकालने के बाद जो चीज़ बचेगी आप उसको ब्रैकेट्स के इनसाइड लिखेंगे। a³ का मतलब है 3 दफ़ा a, आपने इस तरह समझना है कि 3 दफ़ा a लिखा हुआ था, एक a बाहर चला गया तो कितने a बच गए, 2 a बच गए। उस 2 a को आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे a², यानी 3 में से 2 यहाँ पर बच गए और 1 यहाँ पर बाहर है। ठीक है, आगे आप प्लस का साइन। अब देखिए 5 तो कॉमन ही नहीं आया तो 5 को वैसे का वैसे ही लिख लें। a² में से a² का मतलब 2 दफ़ा a था, एक a बाहर आ चुका है तो जस्ट एक a बच जाएगा यानी a⁻1 बच जाएगा। आगे प्लस का साइन और 4a में से तो देखें यही कंप्लीट a हमने बाहर कॉमन लिखा था, जो चीज़ एग्जैक्टली सेम टू सेम बाहर कॉमन होगी उसको इनसाइड लिखने की जरूरत नहीं है, यानी जस्ट आप 4 लिखेंगे क्योंकि वो बाहर कॉमन नहीं है, a तो बाहर कॉमन है तो नहीं लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमने कॉमन वाला स्टेप भी कर लिया। अब थर्ड स्टेप में आप यहाँ पर फोकस करें तो आपके पास इस ब्रैकेट्स के इनसाइड एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मेंशन्ड है। यहाँ पे अगर आप a को एज अ वेरिएबल ट्रीट करें तो a के ऊपर सबसे बड़ी पार्ट 2 मौजूद है यानी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और यहाँ पर हम
मिड टर्म ब्रेक वाले मेथड से बड़ी आसानी से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। आपको वो मेथड आता है, उसमें क्या करेंगे कि जो सबसे पहली टर्म है आपकी ए स्क्वायर वाली, इसका कॉफिशिएंट देखेंगे, इसके साथ क्या लिखा हुआ है। इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप 1 कंसिडर करेंगे और इस 1 को आखिरी में लिखे हुए कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 और एंड पे क्या लिखा हुआ है +4, यानी 1 को अगर आप पॉजिटिव 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 ही आंसर आएगा। अब आपका फोर्थ स्टेप क्या होगा, ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप ये होगा कि आपने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करके ये थर्ड स्टेप वाला नंबर यानी 4 आए, और इन्हीं दो नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिले। मिड टर्म है +5a, इसमें से आपने a को वेरिएबल कंसिडर किया हुआ है, इसको आपने थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना है, यानी जस्ट आपने इसके कॉफिशिएंट यानी +5 को ही देखना है। यानी दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 4 भी आता हो और उनको अगर आप ऐड करें तो 5 भी बन जाता हो। तो ये बहुत ईजी है। आप जानते हैं कि 4 1 टाइम्स कितना होता है 4, और 4 में और 1 में दोनों को ऐड कर दें तो 5 भी बन जाता है। यानी आपको ये मिड टर्म ब्रेक वाले जो फैक्टर्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो भी मिल गए। अब आप क्या करेंगे, a जो बाहर आउटसाइड है वैसे ही लिखेंगे, इस a स्क्वायर को वैसे ही लिखेंगे, इसके साथ 1 लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, और बिल्कुल इस लास्ट स्टेप से नंबर्स को लिखेंगे। यहाँ पे है +4 तो आप लिखेंगे +4, इसके साथ वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे जो आपके मिड टर्म के साथ मेंशन होगी। मिड टर्म के साथ a मेंशन है वेरिएबल के तौर पे, तो आपने भी इसके साथ a जरूर लिखना है, ठीक है। आगे आपके पास दूसरा नंबर है +1, तो आप यहाँ पे लिखेंगे +1, इसके साथ भी यही सेम a मेंशन करेंगे, और लास्ट वाला कांस्टेंट +4 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब आपको चीज़ें पता है कि अब हमने यहाँ पर कॉमन लेना है, इन दो में से भी कॉमन आएगा, इन दो में से भी कॉमन आएगा। ये सारी बातें पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ। तो आप यहाँ पर a लिखेंगे, क्योंकि आपको अंदर राउंड ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बेहतर यह है कि आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लें। तो a स्क्वायर और 4a में से क्या कॉमन है, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a है, दोनों में a आ रहा है, तो जो छोटी पावर वाला वेरिएबल या लेटर होता है उसको कॉमन के तौर पे लिखते हैं, ये पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर a की पावर 1 वाला कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे फिर राउंड ब्रैकेट्स आएंगी। a स्क्वायर का मतलब था, आप इस तरह समझे कि 2 दफ़ा ये लिखा हुआ था, a के बाहर आ चुका है, तो एक a जरूर बच गया होगा, यानी a⁻1 अंदर मौजूद होगा। आगे प्लस का साइन, 4 तो कॉमन नहीं आया, ये छोड़ दें, इसको लिखेंगे। a⁻1 तो एग्जैक्टली बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यानी जस्ट यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये प्लस का साइन, इधर 1a और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता हमेशा 1 ही कॉमन होता है, तो आप 1 को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा लेंगे। 1a को लिख लें या a को लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बाहर +1 कॉमन आ रहा हो तो अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं करते, चीज़ों को वैसे ही नोट डाउन कर लेते हैं, यानी आगे प्लस भी वैसे ही, 4 बाहर कॉमन नहीं आया तो 4 भी वैसे ही, और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट को भी हम क्या कर देंगे, इस तरीके से क्लोज कर देंगे। अब आपको चीज़ पता है कि जो बाहर a मेंशनड है वो वैसे का वैसे ही रहेगा अभी फिलहाल, और इधर जो ये दो आपके पास एक्सप्रेशन है जो कि सेम आ रही होंगी, ब्रैकेट्स के अंदर होंगी, आप इनको लिखेंगे एक दफ़ा। ये मैंने a+4 को एक दफ़ा लिख दिया, और इनके अलावा जो चीज़ बची होगी बाहर, जैसे a+4 के बाहर a है, इधर a+4 के बाहर +1 है, इनको भी ज्वाइन करके ब्रैकेट्स में एक दफ़ा लिख देंगे, यानी ये वाला a और ये वाला +1। तो ये आप देखें, आपने फैक्टराइज कर लिया, आपने अपनी एक्सप्रेशन को 3 चीज़ों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। अब इस आंसर में आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, यानी अगर आप इस a को लिख लें पहले इस तरीके से, उसके बाद आप a+1 लिख लें, उसके बाद आप a+4 लिख लें, तो ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है, आप किसी भी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमने कर लिया इसको फैक्टराइज। और इधर जो a+4 को मैंने एक दफ़ा लिखा है, उसकी रीज़न ये है कि a+4 इधर भी था, इधर भी था, ये कॉमन आ गया बाहर, और जो बाकी बचा वो a+1 था, उसको ब्रैकेट्स के इनसाइड लिख दिया। सो होप सो आपको ये a पार्ट जो है वो समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके b पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो पार्ट नंबर बी में जो एक्सप्रेशन मेंशन्ड है वो है 3b³ -8, आगे उसके b² लिखा हुआ है -3b। तो अब आप इस एक्सप्रेशन को भी देख सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम इसमें b को एज अ वेरिएबल ट्रीट करें तो b के ऊपर सबसे बड़ी पार्ट 3 मौजूद है। तो अगर हमने इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाना है तो उसके लिए हमें इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम अपने रूल्स वैसे ही चेक करेंगे। आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही लिखी हुई है, क्योंकि अगर हम b को वेरिएबल मान रहे हैं तो सबसे पहली टर्म में जो b वेरिएबल लिखा हुआ है उसके ऊपर पार्ट 3 है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में जो b आ रहा है उसके ऊपर उससे छोटी पावर है पार्ट 2, और उसके बाद जो टर्म आ रही है उसमें जो वेरिएबल b है उसके ऊपर सबसे छोटी पावर 1 है। तो इस तरीके की देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पार्ट लिखी हुई है, बड़ी से छोटे की तरफ, तो इसी को हम बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो हमारी एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ये, बस हमें कॉमन यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि हर टर्म में आप देखें b मेंशन्ड है, यहाँ पे b³ है, बीच वाली टर्म में b² है, लास्ट वाली टर्म में सिंपल b है। और अगर हर टर्म में आपका वेरिएबल आ रहा हो या उसको आप
लेटर बोल रहे हैं, लेटर आ रहा हो, तो उस वेरिएबल या लेटर की सबसे छोटी पार्ट जो होती है उसी को हम एज अ कॉमन, उसी पूरी चीज़ को, उसी पूरे वेरिएबल को विद इट्स लोएस्ट पावर एज अ हम कॉमन बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पर बी क्यूब है, बी स्क्वायर और बी रेज टू पावर 1 है, तो बी रेज टू पावर 1 को आप यहाँ पर कॉमन के तौर पे सबसे बाहर लिख लेंगे। इसके अलावा 3, 8 और 3 को कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला 1 के अलावा कोई भी नंबर मौजूद नहीं है, तो नंबर्स के सिनेरियो में यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं बनता। तो सिर्फ बी कॉमन है, तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ेंगी और हर टर्म में से इसको कॉमन निकालने के बाद जो चीज़ बचेगी उसको इनसाइड लिखना पड़ेगा। तो अगर हम पहली टर्म की बात कर लें 3, आगे बी रेज टू पावर 3 की, तो 3 तो बाहर कॉमन नहीं आया, इसको इनसाइड लिखना पड़ेगा। बी रेज टू पावर 3 को आप इस तरह समझ लें कि 3 दफ़ा बी लिखा हुआ था, एक बी बाहर आ चुका है, तो 2 बी बच गए होंगे, तो आप उसको लिख लेंगे बी स्क्वायर की फॉर्म में। आगे माइनस का साइन, 8 बाहर कॉमन नहीं आया, इसको आप लिखेंगे बी स्क्वायर में से 1 जो है बी बाहर मौजूद है, तो 2 बी इस तरह थे, तो आप समझ लें कि यहाँ पे 1 ही बचे होंगे, तो 1 बी यहाँ पर लिख दिया। आगे माइनस का साइन, 3 बी में से आप देखें 3 बाहर कॉमन नहीं है, तो 3 को लिखना पड़ेगा। बी रेज टू पावर 1 एग्जैक्टली सेम टू सेम बाहर कॉमन है, इसको अंदर लिखने की जरूरत नहीं है और ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब इससे आपको फायदा ये होगा कि ब्रैकेट के इनसाइड आप देखें ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन चुकी है। यहाँ पे बी को अगर आप एज अ वेरिएबल ट्रीट करें तो वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पार्ट 2 होनी चाहिए और यहाँ पे इस ब्रैकेट के इनसाइड लिखी हुई एक्सप्रेशन में जो बी वेरिएबल आ रहा है उसके ऊपर सबसे बड़ी पार्ट 2 ही मौजूद है, यानी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम मिड टर्म ब्रेक वाले मेथड से इसको फैक्टराइज कर लेंगे। उसके लिए बी वैसे उतार लिया, ब्रैकेट्स आप वैसे ही लगाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा कि जो आपके पास पहली टर्म है 3b स्क्वायर, इसमें जो बी स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी 3, उसको लास्ट में लिखे हुए नंबर के साथ, कांस्टेंट के साथ आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ये कहलाता है हमारा थर्ड स्टेप। तो हम 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना होगा, वो होगा -9, क्योंकि 3 3 टाइम्स 9 होता है, ये पॉजिटिव 3 है वो नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो गया -9। आगे फोर्थ स्टेप में क्या करना होगा, आपको 2 ऐसे नंबर ढूंढने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके ये थर्ड स्टेप वाला नंबर यानी -9 ही आए, और उन्हीं 2 नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिले। अब मिड टर्म है यहाँ पर -8b, उसमें से आप वेरिएबल को इग्नोर कर दें तो जस्ट क्या हम यूज़ करेंगे -8। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 9 भी आता है और अगर उन 2 नंबर्स को हम ऐड करें तो -8 भी आए, तो बहुत सिंपल है, वो है 9 1 टाइम्स 9। अब यहाँ पर अगर आप 9 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 8 बन जाएगा। जस्ट साइन को थोड़ा सा हमने मैनेज करना है, क्योंकि अगर 9 1 टाइम्स करते हैं तो 9 मिलता है हमें, जबकि यहाँ पर -9 चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपका साइन का इशू आ रहा हो तो आपने अपने मिड टर्म की तरफ देखना है। मिड टर्म के पीछे जो भी साइन होगा वो आपने जो नंबर सेलेक्ट किए होंगे या जो टर्म सेलेक्ट की होंगी उनमें जो सबसे बड़ी टर्म या सबसे बड़ा नंबर होगा उसके पीछे वही साइन यूज़ कर देना है, जो लगा देना है जो मिड टर्म के पीछे होगा। तो यहाँ पे 8b के पीछे माइनस है, तो यहाँ पे 9 और 1 में से 9 बड़ा बनता है, तो आप 9 के पीछे माइनस लगाएं और अब दोबारा से चेक करें। तो अब आप देखिए -9 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 ही आएगा, और -9 में जब आप +1 करेंगे तो -8 भी आ जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस होगा, 9 - 1 8 होता है, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 9 का उसका माइनस है, तो इधर भी -8 ही आएगा। यानी ये दोनों स्टेप्स हमारे वेरीफाई हो गए। अब बस आपने लिखना है, तो पहली टर्म 3b स्क्वायर को आप वैसे ही लिखेंगे, अब बाकी चीज़ें यहाँ से लिखेंगे। ये आपकी पहली टर्म बनेगी -9, यानी मिड टर्म करते वक्त ये आपकी पहली टर्म मैं कह रहा हूँ, तो ये -9, इसके साथ हमेशा वेरिएबल आएगा जो मिड टर्म के साथ लिखा होना चाहिए। तो मिड टर्म के साथ b लिखा हुआ था, तो यहाँ पे भी b लिखें। आगे +1 है तो आप भी +1 ही लिख दें, इसके साथ भी सेम वेरिएबल b यूज़ करें, और लास्ट वाला कांस्टेंट -3 वैसे ही, और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब आपने पेयर वाइज कॉमन निकालना है इन 2 में से और इन 2 में से, तो b वैसे ही लिखेंगे क्योंकि अंदर राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट सभी लगा देंगे। 3b स्क्वायर और 9b में अगर आप देखें कि नंबर्स के लिहाज से देखें तो 3 और 9 में 3 कॉमन है। 3 सबसे बड़ा नंबर है जो 3 और 9 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो 3 को यहाँ पे कॉमन के तौर पे लिख लें। और वेरिएबल के केस में अगर आप देख लें या लेटर के केस में कह लें, यहाँ पे b स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे b के ऊपर पावर 1 आ रही है, तो छोटी पावर को हमेशा कॉमन के तौर पे लिखते हैं, तो b रेज़ टू पावर 1 को आप यहाँ पर कॉमन के तौर पे लिख दें। आगे ब्रैकेट्स, अब 3b स्क्वायर में से 3 तो बाहर आ चुका है, इसको ना लिखें। b स्क्वायर का मतलब था समझने के लिए कि 2 दफ़ा b लिखा हुआ था, एक b बाहर है, तो अंदर एक b बच गया होगा, तो यहाँ पे सिंपल b लिख दें, या b रेज़ टू पावर 1 भी आप इसे कह सकते हैं। आगे माइनस का साइन, 9 के लिए आपने जो बाहर नंबर कॉमन निकाला है उसका टेबल पढ़ें। 3 3 टाइम्स 9 होता है, तो 9 की जगह पे आ जाएगा 3। b सेम टू सेम इसी पार के साथ बाहर कॉमन है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो ब्रैकेट क्लोज। आगे 1 प्लस का साइन, और इधर 1b और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता 1 कॉमन होता है, वहाँ पे 1 लिखेंगे। और जब भी बाहर +1 एज अ कॉमन मेंशन हो तो इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आती इन टर्म्स में, यानी ये 1b - 3 आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। अब 1b लिख लें, खाली b लिख लें, एक ही मीनिंग है, तो b - 3 ब्रैकेट क्लोज, और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी यहाँ पर आप क्या कर
कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब अगले स्टेप में ये b आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये b-3 दो दफ़ा आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये जो दो एक्सप्रेशन सेम आ रही होंगी इनको हम बाहर कॉमन के तौर पे एक दफ़ा ही लिखते हैं, यानी इधर भी b-3 है, इधर भी b-3 है, तो इसको आप एक दफ़ा लिख लें। और इसके अलावा जो चीज़ बच जाएगी जैसे 3b और +1 इनको भी राउंड ब्रैकेट्स में ज्वाइन करके एक दफ़ा लिख लेंगे, यानी 3b + 1। तो देखें आपने अपनी गिवन एक्सप्रेशन को तीन चीज़ों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। इसी को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, फैक्टराइज करना कहते हैं। इनको आप आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, जैसे b को आप पहले लिख लें, उसके बाद आप 3b + 1 लिख लें और उसके बाद आप b-3 लिख लें। ये मीनिंग भी इस चीज़ का बिल्कुल ठीक है, ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका b पार्ट भी कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम पार्ट नंबर सी स्टार्ट कर देते हैं। तो पार्ट नंबर सी में जो एक्सप्रेशन है वो है 6c⁻³ - 11c² + 5c। तो इधर भी आप देखें ये एक्सप्रेशन पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अगर आप इस एक्सप्रेशन में c को एज अ वेरिएबल ट्रीट करें तो वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पार्ट 3 मौजूद है और वो बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखें पहली टर्म में c के ऊपर पार्ट क्या है 3, ये वाला वेरिएबल c विद दिस हाईएस्ट पार्ट बिल्कुल स्टार्ट में मेंशन्ड है। इसके बाद इसकी पावर्स रिड्यूस होनी चाहिए, तो आप देखें अगली टर्म में यही c वेरिएबल आ रहा है और इसके ऊपर 3 से छोटी पार्ट यानी 2 है। उसके बाद इससे भी रिड्यूस हो जानी चाहिए। थर्ड टर्म में आप देखें c के ऊपर पावर 1 है जो कि 2 से भी छोटी है और एट द एंड कोई भी कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी 0 यहाँ पर हो चुका है, कांस्टेंट जो है यहाँ पे 0 बन चुका है। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पहले आ रही हैं, फिर उससे कम और एंड पे कांस्टेंट का मतलब है जहाँ पे वेरिएबल रहा ही नहीं, यानी 0 हो गया। इसके आगे आप देखें कोई भी चीज़ नहीं मेंशन थी 5c के आगे, इसका मतलब कांस्टेंट जो है यहाँ पर वो 0 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का कोई इशू नहीं है। सेकंड चीज़ है आपने इसमें देखना कॉमन आ रहा है, तो इन तीनों टर्म्स में c आ रहा है। तो आपको पता है जब भी आपकी तमाम टर्म्स में कोई सेम वेरिएबल या लेटर आ रहा हो तो उस वेरिएबल में आपने ये देखना है कि कौन सी छोटी पावर इन्वॉल्व है। तो जिस भी वेरिएबल में सबसे छोटी पावर उसके ऊपर लिखी होगी उसी वेरिएबल को आपने कॉमन के तौर पे लिख लेना है। यहाँ पे c के ऊपर पावर 3 है, इधर c के ऊपर पावर 2 है, इधर c के ऊपर पावर 1 है, तो सबसे ये पावर 1 छोटी बनती है, तो हम इस कंप्लीटली c⁻1 को बाहर कॉमन के तौर पे लिख लेंगे। तो 6, 11 और 5 ये तीनों ऐसे नंबर्स हैं जिनको कंप्लीटली डिवाइड कर देने वाला कोई भी नंबर मौजूद नहीं है 1 के अलावा, तो इसलिए नंबर्स के केस में तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो आगे ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब 6c³ में से 6 तो बाहर कॉमन नहीं आया तो उसको इनसाइड लिखेंगे। c³ को आपने इस तरह समझना है कि ये 3 दफ़ा c लिखा हुआ था, एक c बाहर है तो कितने बच गए होंगे 2, तो आप इसको इस तरह लिख लेंगे c²। आगे माइनस का साइन 11 वैसे ही आएगा क्योंकि वो बाहर कॉमन नहीं आया हुआ। c² में से एक c बाहर आया हुआ है तो एक c आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आगे प्लस का साइन 5c में से c⁻1 एग्जैक्टली सेम टू सेम बाहर मौजूद है, तो 5 तो कॉमन नहीं है तो 5 को तो लिखेंगे, लेकिन c⁻1 बाहर कॉमन के तौर पे मौजूद है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आप देखें ब्रैकेट्स के इनसाइड आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई है जिसमें वेरिएबल c है और उसके ऊपर सबसे बड़ी पावर आपको 2 भी मेंशन नजर आ रही है। तो इधर हम मिड टर्म ब्रेक वाली अप्रोच के जरिए सॉल्व करेंगे। तो c² के साथ आप देखें जो 6 लिखा हुआ है जो कि इसका कोफिशिएंट है उसको लास्ट में लिखे हुए कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे +5 के साथ, तो आप जानते हैं 6 +5 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 30। अब फोर्थ स्टेप में अब क्या करेंगे, दो नंबर्स ऐसे ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके ये वाला ही नंबर जो थर्ड स्टेप में मिल रहा था यानी 30 आए, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिले। मिड टर्म है -11c, इसमें वेरिएबल को इग्नोर कर दें, जस्ट क्या कह दें नेगेटिव आपको 11 मिले। अब आपने वो नंबर ढूंढना है जिसको आपको मल्टीप्लाई करके 30 भी मिल रहा हो और उन्हीं दो नंबर्स को जब आप कहते हैं प्लस करें तो आपको -11 भी मिल रहा है। तो ये बहुत आसान है, आपको पता है कि 6 5 टाइम्स जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 30। तो 6 को मल्टीप्लाई भी अगर हम 5 कर दें तो 30 आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 6 और 5 को ऐड करें तो -11 नहीं बनता, यानी यहाँ पर कुछ साइन का इशू अगर हम रिजॉल्व कर लें तो हो सकता है कि इसी नंबर की मदद से हम ये दोनों स्टेप इजीली वेरीफाई कर पाएँ। तो मैंने आपको कहा है कि जब भी आपके पास यहाँ पर कोई एरर आएगा साइन का तो आपने यहाँ पर देखना है कि आपके मिड टर्म के पीछे कौन सा साइन था। तो इधर मिड टर्म के पीछे नेगेटिव साइन था, तो आपने अपने इन दो नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके पीछे नेगेटिव साइन लगाकर देखना है। तो देखिए 6 सबसे बड़ा है, इसके पीछे आप नेगेटिव का साइन यूज़ कर लें और अब एक बार दोबारा से ट्राई करें। तो देखिए -6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब तो -30 आंसर आ जाएगा, 30 तो आएगा नहीं जो कि पहले ठीक आ रहा था। तो अगर आपके साइन का एरर दोबारा से आए या दोबारा से इशू आए तो जिस नंबर का साइन अब आपने चेंज नहीं किया हुआ था उसका भी चेंज कर दें। तो 6 का साइन तो आपने चेंज कर दिया था लेकिन 5 का नहीं किया था, 5 पॉजिटिव है तो अब इसका भी चेंज कर दें, तो ये हो गया नेगेटिव। और आप दोबारा से चेक करें तो देखिए -6 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +30 आएगा और -6 में अगर ऐड कर दें -5 तो आप जानते हैं -6 वैसे ही प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस
प्लस 6 + 5 होता है 11 और साइन बड़ी वैल्यू का यानी -11। यानी वो आपको दो नंबर्स मिल गए जिनको मल्टीप्लाई करके 30 भी आता है और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करने से -11 भी मिलता है। वो कौन से हैं? वो है -6 और -5। तो ये आपको थोड़ा सा एफर्ट लगेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको सीख भी जाएंगे और आपको इस तरीके से इनको चेक करना पड़ेगा। तो आप जो भी नंबर यहाँ पे चूज़ करें उनको साइंस के लिहाज से चेक करें और डिफरेंट एंगल से देखें। अगर वो वहाँ पर बेस्ट फिट होंगे तो इन दोनों से नंबर से बन जाएगा, अगर वो बेस्ट फिट नहीं होंगे तो फिर आपको कोई और नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सी को वैसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट्स वैसे ही, 6c² वैसे का वैसे ही, और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जैसे आपकी ये पहला आपका नंबर -6 था, -6 लिखेंगे, उसके साथ यही वेरिएबल आएगा जो मिड टर्म के साथ आ रहा है यानी c। आगे आपका दूसरा नंबर -5 था तो आप इसको लिखेंगे -5, इसके साथ भी ये सेम वेरिएबल c आएगा और एंड वाला +5 वैसे का वैसे ही और ब्रैकेट क्लोज। अब आप इनमें से पेयर वाइज कॉमन लेंगे, इन दो में से भी और इन दो में से भी, तो c वैसे का वैसे ही यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। इन पहली दो टर्म में 6 आ रहा है तो 6 तो कॉमन आएगा ही आएगा। c² में से और c की पावर 1 में छोटी पावर वाला c यानी c⁻1 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट जब डालेंगे 6 बाहर आ चुका है, इसको नहीं लिखेंगे। c² में से एक c बाहर है, एक c बच जाएगा, उसको इनसाइड लिखेंगे। ये 6c कंप्लीटली सेम टू सेम बाहर आ चुका है, तो जब पूरी टर्म ही बाहर कॉमन के तौर पे आ चुकी हो तो उसकी जगह पे कुछ नहीं यानी 1 लिखते हैं हम सिर्फ, तो यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा। आगे माइनस का साइन, इन दो टर्म में आप देखें 5 आ रहा है तो 5 को आप कॉमन निकालेंगे, आगे ब्रैकेट्स लगाएंगे क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 5c में से सिर्फ c बचेगा। और जब भी बाहर नेगेटिव का साइन हो और इस तरह आप कॉमन लगाने के लिए ब्रैकेट्स लगा रहे हो तो अंदर साइन हमेशा चेंज करेंगे। तो ये माइनस प्लस की वजह से क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस, ये वाला प्लस जो है इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस प्लस माइनस। और 5 बाहर कॉमन आ चुका है, इसको नहीं लिखेंगे, तो जब पूरी की पूरी चीज़ बाहर कॉमन हो तो उसकी जगह पे फिर 1 ही बचता है, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 1, ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज। अब आप c को वैसे ही लिख दें और ब्रैकेट्स के इनसाइड, स्क्वायर ब्रैकेट्स के इनसाइड ये जो दो ब्रैकेट्स के अंदर सेम एक्सप्रेशन लिखी हुई है इनको हम एक दफ़ा लिखेंगे। ये आप कह लें एक तरह का आपने कॉमन ले लिया, और इनके अलावा जो चीज़ बच जाएगी जो कि है 6c और -5, इनको भी ब्रैकेट्स में इस तरह लिख लेंगे 6c - 5। तो आपने अपनी एक्सप्रेशन को देखें तीन चीज़ों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। इसको आप आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, लाइक 6c - 5 को पहले लिख दें और c - 1 जो है इसको बाद में लिख दें, ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका c पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम इसका पार्ट नंबर डी कर लेते हैं, ये इसका लास्ट पार्ट है, जल्दी से करेंगे। तो आप इस एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन्ड है 6d⁻³ - 13 d² + 6d। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अगर आप इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल को d कंसिडर करें तो d के ऊपर सबसे बड़ी पार्ट 3 है, वो सबसे पहले मौजूद है, उसके बाद d के ऊपर पार्ट 2 है, वो उसके बाद मौजूद है, उसके बाद d के पावर 1 है, ये उसके बाद मौजूद है, और एंड पे कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है यानी कांस्टेंट हो गया होगा जो कि 0 है, जिसको उन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। तो इस तरह अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास जो वेरिएबल है उस पर पार्ट्स आ रही हो तो इसका मतलब है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई हैं। अब आप इसमें देख लें कुछ कॉमन आ रहा है, तो नंबर्स के सिनेरियो में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन वेरिएबल के सिनेरियो में कॉमन है। यहाँ पे d³ है, यहाँ पे d² है और यहाँ पे d⁻1 है। तो ये जो d है जिसके ऊपर पावर 1 है, ये पावर 1 सबसे छोटी है, तो इसी कंप्लीट d को इस पावर के साथ आप कॉमन लिख लेंगे। तो d⁻1 बाहर क्या आ गया, कॉमन। तो जब d⁻1 बाहर कॉमन आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 6 वैसे का वैसे लिखेंगे, ये बाहर कॉमन नहीं आया। d³ में से एक d बाहर है तो कितने बच गए होंगे, 2, तो d² हो जाएगा। -13 बाहर कॉमन नहीं है, इसको वैसे ही लिखेंगे। d² में से एक d बाहर मौजूद है तो जस्ट एक d बचेगा, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। प्लस का साइन, 6 बाहर कॉमन नहीं है, इसको भी लिखेंगे। और d की पावर 1 है यानी बाहर भी d की पावर 1 ही था, जो चीज़ एक्जैक्टली बाहर मौजूद हो उसको अंदर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो कॉमन लेना मैं आपको इससे पहले पिछली वीडियोज़ में भी समझा चुका हूँ। अब आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स के इनसाइड जो है आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन चुकी है। अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो d² के साथ जो उसका कोफिशिएंट है 6, इसको लास्ट में लिखे हुए कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 36। तो ये आपका हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में आपने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करके थर्ड स्टेप वाला नंबर यानी 36 ही आ रहा हो, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिल रही हो। मिड टर्म है -13d, इसमें वेरिएबल d को इग्नोर कर दें तो जस्ट -13 आपको मिल रहा हो। तो अब आप जानते हैं कि 9 4 टाइम्स 36 होता है। 9 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 होता है। अब 9 और 4 को अगर हमने 13 बनाना है ऐड करने के लिए तो मैं यहाँ पे कुछ साइन की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि 9 4 टाइम्स 36 तो होता है, लेकिन 9 + 4 करने से -13 नहीं आता,
+13 ज़रूर आता है। तो ये इशू है यहाँ पर साइन का। तो हम क्या करेंगे, अपने मिड टर्म को देखेंगे, मिड टर्म के पीछे नेगेटिव साइन है, इन दोनों में से देखें कौन सा बड़ा नंबर है। जो बड़ा नंबर है वो 9 है, तो जो बड़ा नंबर हुआ करेगा उसी के पीछे मिड टर्म वाला साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे लगा देंगे नेगेटिव। तो अब दोबारा से चेक करेंगे, तो अब देखिए अगर यहाँ पे 9 के साथ नेगेटिव आ जाएगा तो -9 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब +36 नहीं आएगा बल्कि -36 आएगा। तो इससे इसका साइन भी अब खराब हो गया। तो पहले ठीक आ रहा था, लेकिन 9 का जब साइन चेंज किया तो अब ये 36 नहीं बल्कि -36 बन गया, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो जब इस तरह का इशू आएगा तो जो दूसरी टर्म होगी या दूसरा नंबर होगा उसका भी आपने साइन चेंज करके देख लेना है। तो हमने 4 का साइन चेंज नहीं किया था, ये प्लस का है तो उसको भी आप नेगेटिव बना लें, नेगेटिव का होता था उसको पॉजिटिव बनाकर देखते हैं। तो अब देखें जब दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो पहली बात पॉजिटिव आंसर ही आएगा, दूसरा 9 4 टाइम्स 36 होता है तो यानी +36 ही मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि -9 में अगर ऐड कर दें -4 तो -13 ही आता है, ये आप जानते हैं। -9 वैसे ही लिखें, ये सॉल्व भी करके देख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4, आगे सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस, 9 + 4 होता है 13 और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 9 का तो -13, यानी आपको दो नंबर्स मिल गए -9 और -4 जिनको मल्टीप्लाई करके +36 भी बनता है और जिनको ऐड करने से -13 भी बनता है। तो जहाँ पे जल्दी से लिख दें 6d² वैसे का वैसे ही, आपका पहला नंबर था -9, उसके साथ ये वेरिएबल आएगा d, ये आपने लाजमी लिखना है। दूसरा नंबर आपका -4 था, उसके साथ भी सेम वेरिएबल आएगा d जो मिड टर्म के साथ लिखा हुआ था और एंड पे आ जाएगा +6। अब आपने पेयर वाइज कॉमन लेना है इन दो में से और इन दो में से, तो d वैसे का वैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। 6 और 9 में आपको पता है 3 कॉमन है क्योंकि 3 सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 9 दोनों को डिवाइड करता है कम्प्लीटली। तो 3 बार कॉमन आएगा d² में से और d की पावर 1 में से, ये छोटी पावर वाला d यानी d⁻1 आपके पास कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट्स में क्या बचेगा, तो 3 2 टाइम्स 6, इस 6 की जगह पे 2 आएगा क्योंकि 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। d² का मतलब था 2 दफ़ा d था, एक d बाहर आ गया तो एक d होगा, तो यहाँ पे एक d लिख देंगे। माइनस का साइन 3 टाइम्स 9 होता है, 9 की जगह पे 3 आ जाएगा। ये d⁻1 एग्जैक्टली सेम टू सेम बार मौजूद है कॉमन के तौर पे, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आगे नेगेटिव का साइन 4 और 6 में आपको पता है 2 कॉमन है, 2 सबसे बड़ा नंबर है जो 4 और 6 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो 2 को लिखेंगे आगे ब्रैकेट्स क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं है। तो 4 की जगह पे आएगा 2 टाइम्स 4 क्योंकि 2 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 2 टाइम्स 4 तो यहाँ पे 2 d7 आएगा क्योंकि वो बाहर कॉमन नहीं है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, आप ब्रैकेट्स लगा रहे हैं तो जब भी इस तरह कर रहे होंगे आपको साइन चेंज करना पड़ेगा अंदर। तो ये जो प्लस है इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस प्लस माइनस। 6 के लिए 2 का टेबल पढ़े, 2 3 टाइम्स 6 यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी आगे कर देंगे क्लोज। अब लास्ट स्टेप में आप d वैसे ही लिखेंगे। तो इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये जो दो एक्सप्रेशंस ब्रैकेट में लिखी हुई हैं सेम टू सेम, ये बिल्कुल सेम आनी चाहिए। तो जब ये सेम आ रही होंगी इनको आप एक दफ़ा लिखेंगे, तो इस 2d - 3 को मैं एक दफ़ा लिख दूंगा और इनके अलावा जो चीज़ें बची होंगी जैसे यहाँ पे 3d बचा हुआ है और ये -2 बचा हुआ है, इनको भी आपने राउंड ब्रैकेट्स में इस तरह ज्वाइन करके एक दफ़ा लिख देना, यानी 3d - 2। तो आप देखें आपने अपनी एक्सप्रेशन को जो है तीन चीज़ों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, इसी को फैक्टराइज करना कहते हैं। इसको आप हम क्या करेंगे, d को हम पहले लिख लें, इनको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, यानी अगर मैं 3d - 2 पहले लिख लूँ और 2d - 3 बाद में लिख लूँ तो ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है लिखने का, तो दोनों आंसर्स ठीक है। तो यहाँ पर जो 2d - 3 को मैंने एक दफ़ा लिखा, उसकी रीज़न ये कि इस पूरी चीज़ में और इस पूरी चीज़ में 2d - 3 कॉमन था, तो जब आप 2d - 3 को बाहर कॉमन के तौर पे लिखेंगे तो जो चीज़ बाकी बचेगी वो 3d और -2 ही होगी, तो उसको आपने इस तरह राउंड ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा 3d - 2। तो उम्मीद है आपको ये सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन आप 1 से 2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इवेंचुअली इसको सीख जाएंगे। तो होप सो आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।